हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर। अब सबसे पहले यहाँ पर वर्ड आता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? तो आपके पास दो तरीके का डेटा होता है हमेशा, एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जिसमें जब आप उसका ग्राफ बनाओ तो वो कहीं पर भी उसमें कोई गैप ना आए, वो होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, कोई इंटरवल ले लेते हैं, इंटरवल फ्रॉम 1 to 2। इसका मतलब है कि 1 से 2 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स, फिर वो चाहे 0.1 हो, नहीं 0.1 हो, चाहे 1.01 हो, चाहे 1.001 हो, चाहे 1.0001 हो, ये सारे पॉइंट्स इस इंटरवल के अंदर आते हैं। तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस डेटा। वहीं पर अगर हम बात करें डिस्क्रीट डेटा की, तो डिस्क्रीट वही होगा जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हमें बीच में गैप्स मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, उसके बाद थोड़ी दूर पर हमें दूसरा पॉइंट प्लॉट करना पड़ रहा है, उसके बाद थोड़ी दूरी पर तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पर हमें गैप्स मिल रहे हैं जब हम इस डिस्क्रीट डेटा को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि अगर हम एक सेट लेते हैं जिसमें कि सारे नेचुरल नंबर्स आ जाए 1 2 3 4, तो ये एक डिस्क्रीट डेटा हमारे पास होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 आपके पास है, 2 आपके पास है, लेकिन 1 और 2 के बीच वाले सारे नंबर्स आपके पास नहीं है। तो ये आपका डिस्क्रीट डेटा है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम ऐसे ही डेटा की पढ़ाई करेंगे जिसमें कि जिसका मतलब कि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मीन्स काउंटेबल है, मतलब आप काउंट कर पा रहे हैं कि इसके बाद 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3। ठीक है, आपको ये वैल्यूज पता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ये काउंटेबल डेटा है आपके पास। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप इस डेटा में, क्योंकि इसमें 1 और 2 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स हैं सारे, तो इसमें आप नहीं बता सकते कि 1 के एग्जैक्ट बाद क्या आएगा, 1.1 आएगा या 1.01 आएगा या 1.001 आएगा या 1.0001 आएगा। ठीक है, तो ये आपका काउंटेबल डेटा नहीं है। डिस्क्रीट को आप कह सकते हैं कि इसमें काउंटेबल डेटा होता है, और इसका जब आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको गैप्स मिलेंगे। और कॉन्टिन्यूअस डेटा में ऐसा नहीं होता, आपका ग्राफ एकदम कॉन्टिन्यूअस होता है विदाउट एनी गैप्स, और आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं। तो अब हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इसी टाइप के डेटा की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है सेट्स। सेट्स का मतलब क्या है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब आपके पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने उन सबको कलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कैसे भी उनको एक कलेक्शन में रख सकते हैं, बस आपको कलेक्शन करना है उन ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है वी। वी मीन्स वोवल्स। तो यहाँ पर वोवल्स का मैंने एक सेट बना रखा है जिसमें कि एलिमेंट्स है हमारे ए ई आई ओ यू। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मैंने एक सेट बना रखा है ओ। यहाँ पर क्या है कि हम सेट का जो नाम देते हैं वो हम कैपिटल लेटर से देते हैं, और इसके जो अंदर एलिमेंट्स देते हैं वो यूजुअली हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सेट दिया है, सेट ओ, जिसमें कि मैंने सारे ऑड नंबर्स लिखे हैं जो भी 10 से लेस देन है। 10 से लेस देन और 0 से बड़े, मतलब 0 और 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं वो सारे मैंने इस सेट में ले रखे हैं। ठीक है, तो ये सेट है आपका ओ, और इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 1 3 5 7 9, क्योंकि यही वो नंबर्स हैं, यही वो ऑड नंबर्स हैं जो 0 और 10 के बीच में लाई करते हैं। तो मैंने क्या किया है कि ये ऑब्जेक्ट्स मैंने सिर्फ उठा लिए हैं। जैसे 0 से 10 के बीच में क्या क्या नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैंने उनमें से ये ऑब्जेक्ट्स उठाकर एक जगह पर साथ में रख दिए हैं। इसी का नाम हमने सेट बोल दिया है।
तो ये हमारा सेट हो गया ओ, ये हो गया वी। और एक और चीज इसमें ये है कि सेट को आप जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसको करली ब्रेसेस में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो तरीका है, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इसको कहते हैं रोस्टर मेथड। और एक सेट को रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके हैं, जैसे यहाँ पर है सेट बिल्डर नोटेशन। तो अब सेट बिल्डर नोटेशन क्या है, जैसे यहाँ पर वोवेल वाला सेट था वी, जिसमें कि हमने ए ई आई ओ यू एलिमेंट्स रखे थे। अब इसी को मैं किसी दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, जैसे v इक्वल्स कि अब इस v में क्या एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि एक वोवल होगा, ठीक है। मतलब इसमें x बिलोंग करेगा, v एक ऐसा सेट है जिसमें x बिलोंग करेगा। अब वो x होगा कैसा, वो एक वोवल होगा। अब ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर ऑड नंबर्स का एक सेट लिया था, तो यहाँ पर हमने 1 3 5 7 9 ये एलिमेंट्स उस इस सेट के अंदर थे, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया था कि ये सेट है, ये सेट का नाम है और ये उसके एलिमेंट्स हैं जो उस सेट के अंदर है। लेकिन इसी को हमने यहाँ पर दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि O एक सेट है, उसमें x बिलोंग कर रहा है। अब x क्या है, x एक ऑड नंबर है जो कि 0 और 10 के बीच में लाए करता है। तो 0 और 10 के बीच में लाए होने वाले ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1 3 5 7 9। तो लिखी सेम चीज है लेकिन उसको लिखने का तरीका दूसरा है, तो इसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। अब जैसे आप अगर अपने कोई और सब्जेक्ट्स में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको इंटरवल्स मिलेंगे। इंटरवल्स का मतलब क्या है, ये भी एक तरीके की सेट ही है। जैसे यहाँ पर इंटरवल है a कॉमा बी, लेकिन यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है इसके बाहर से, तो इसका मतलब है कि इसमें वो सारे x बिलोंग करेंगे जो x a और b के बीच में लाई करता होगा। यहाँ पर a और b दोनों इंक्लूडेड है, मतलब x a के बराबर भी हो सकता है, b के बराबर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्लोज्ड ब्रैकेट लगाए हैं, इसको कहते हैं क्लोज्ड सेट। तो यहाँ पर ये जो आप सेट पढ़ रहे हैं या आप और सब्जेक्ट्स में इंटरवल्स के तौर पर पढ़ सकते हैं। इस इंटरवल का मतलब है कि इसमें ऐसे x बिलोंग कर रहे हैं जो भी x a और b के बीच में आएगा वो इसमें बिलोंग करेगा, इस सेट में आएगा, और इसमें a और b की वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, इसलिए इसको क्लोज सेट कहते हैं। यहाँ पर अगर हम इस ओपन सेट की बात करें तो इसका मतलब है कि इस सेट में वो सारे x बिलोंग करेंगे जो a और b के बीच में लाए करते होंगे। यहाँ पर a और b आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे अगर यहाँ पर 1 और 2 होता, 1,2, तो आप 1 इस सेट में नहीं डाल सकते। लेकिन अगर क्लोज सेट होता 1,2, तो यहाँ पर इस सेट में 1 भी एक एलिमेंट होता है इस सेट का, ठीक है। तो ये एक क्लोज सेट है, ये एक ओपन सेट है। इसका मतलब है कि इसमें सारे x बिलोंग करेंगे, जो भी x a और b के बीच में लाई करता होगा वो सारे x इस सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, इफ a and b are two sets then a equals b if and only if for all x belongs to a implies x belongs to b and x belongs to b implies x belongs to a। क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ हमने implies वाला साइन दे रखा है, इसका मतलब है कि अगर x a में बिलोंग करता होगा तो इसका मतलब वो b में भी बिलोंग करेगा, और अगर वो b में बिलोंग करता होगा तो इसका मतलब वो a में भी डेफिनेटली बिलोंग करेगा। अगर ऐसा होगा तो ही हम बोलेंगे कि दो सेट a और b ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये मैंने दो सेट्स ले रखे हैं, एक सेट में एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 और दूसरे में है 5, 3 और 1। तो अब अगर आप देखें कि 1, अगर मैं इस सेट को a ले लेती हूँ तो 1 a में बिलोंग कर रहा है, एक इस वाले सेट में 1 है, और अगर आप इस सेट को देखें तो इसमें भी 1 है। ऐसे ही अगर आप इसमें देखें, इसमें 3 है, इसमें देखें तो इसमें भी 3 है, 5 इधर भी 5।
सिमिलरली अगर आप 5 बी के सारे एलिमेंट्स, इस दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स को ए के साथ में देखें, इस वाले सेट के साथ में देखें कि 5 अगर इस सेट में है तो इसमें भी है, 3 इसमें है तो इसमें भी है, 1 इसमें है तो इसमें भी है। अगर दोनों तरफ से ये चीज सेटिस्फाई हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई एक एलिमेंट दे देती 0, 0 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं होते। और दूसरी चीज ये है कि जब भी आप दो सेट्स को बराबर कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 3 5 है, 1 के बाद 3 है तो आप यहाँ पर भी 1 के बाद 3 देखेंगे, या फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई से। एम्प्टी सेट, इसके नाम से आपको समझ आ रहा है कि ये एम्प्टी है, ये खाली है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम नाम देते हैं फाई का। तो फाई एक एम्प्टी सेट है, इसका मतलब कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एक फाई सेट है। उसके बाद आता है एक सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, ये भी आपको नाम से पता लग जाएगा कि सिंगलटन दैट मीन्स इसके अंदर एक ही एलिमेंट आता है। जैसे ये एक सेट है लेकिन इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसलिए ये एक सिंगलटन सेट है। ये देखिए, ये भी एक सेट है लेकिन इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसलिए ये एक सिंगलटन सेट है। इस सेट को देखिए, इस सेट के अंदर भी एक ही एलिमेंट है एलिमेंट 5, लेकिन एलिमेंट है उसके अंदर। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 5 दिया था कि 5 तो एक एम्प्टी सेट है, लेकिन 5 एक एम्प्टी सेट है लेकिन वो सेट तो है ना, और वो सेट मैंने इस सेट के अंदर दे दिया, इसका मतलब वो इस वाले सेट का एलिमेंट बन चुका है। तो इस वाले सेट में 5 एलिमेंट है, इसका मतलब कि ये एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, और अगर आप सिर्फ 5 को देखें तो 5 के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो आप 5 को एम्प्टी सेट कह सकते हैं। लेकिन अगर 5 किसी सेट के अंदर बिलोंग करता है तो वो सेट सिंगलटन सेट बन जाता है। मतलब अगर सिर्फ 5 हो तो, और भी एलिमेंट्स हैं तो फिर सिंगलटन सेट नहीं होगा, लेकिन अगर सिर्फ 5 है तो वो एक सिंगलटन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सबसेट। अब सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट होता है जिसमें कि अगर मैं कहूं कि A जो है वो B का सबसेट है, इसका मतलब A का हर एलिमेंट B में बिलोंग करता होगा। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A मीन्स x बिलोंग्स टू B। अगर x A में है तो इसका मतलब x B में भी होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देख लें, अगर ये सेट है 1, 3, 5, और अगर मैं कोई दूसरा सेट ले लेती हूँ, जैसे एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें कि एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, और इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स निकाल कर, मान लीजिए मैंने ये 2 एलिमेंट्स निकाल दिए और एक दूसरा सेट बना दिया, ये A है और ये B है, मैंने एक दूसरा सेट बना दिया, इसी सेट में से कुछ एलिमेंट्स उठाकर मैंने एक दूसरा सेट बना दिया। तो अब आपको पता है कि जो एलिमेंट मेरे इस सेट में बिलोंग करेगा वो इसमें जरूर करेगा। अगर ये 1 B में है तो 1 A में जरूर होगा, B में अगर 5 है तो 5 A में जरूर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर x B में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि x A में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि B A का सबसेट है। ठीक है, यही अगर हम उल्टा कर दें कि B एक सेट है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, और उसमें से आपने एक और सेट बना रखा है जिसमें कि 3, 4, 5 लाई करता है। तो अब आप देख रहे हैं कि 3 इसमें है तो 3 B में भी है, 4 अगर A में है तो 4 B में भी है, 5 अगर A में है तो 5 B में भी है। इसका मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग कर रहे हैं। तो इससे आप क्या बता सकते हैं कि A B का सबसेट है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया था कि ये एक सेट है जिसमें कि एलिमेंट्स है 1, 3 और 5, और ये एक सेट है जिसमें भी एलिमेंट्स है 5, 3, 1। तो अब 1 अगर इसमें है तो 1 इसमें भी है, 3 अगर इसमें है तो 3 इसमें भी है, 5 अगर इसमें है तो इसमें भी है।
इसका मतलब ये वाला सेट इस सेट का सबसेट हो गया। अब अगर आप इस तरफ से देखें तो 1 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब ये भी इसका सबसेट हो गया। तो इससे आपको पता लगता है कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए और बी, अगर ये है 1 2 3 और ये है 3 2 1, आप देखते हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। ऐसे ही बी के सारे एलिमेंट्स भी ए में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब बी भी एक सबसेट है ए का। अगर ये चीज दोनों तरफ से ट्रू हो जाती है, ये इसका सबसेट हो जाता है, ये इसका सबसेट हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों सेट्स आपस में बराबर हैं, है ना। ऊपर जो हमने केसेस किए थे, ऊपर वाले केसेस में ऐसा नहीं था। ए तो बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं था। क्यों? क्योंकि बी का हर एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं कर रहा। बी में 1 है लेकिन ए में 1 नहीं है। इसका मतलब बी ए का सबसेट नहीं है। ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। तो ये आप वहां पर नहीं कह सकते कि ये दोनों सेट बराबर है। लेकिन जहां पर ये दोनों चीजें ट्रू हो जाती हैं कि बी भी ए का सबसेट बन गया और ए भी बी का सबसेट बन गया, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि ये दोनों सेट एक दूसरे के बराबर हैं। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, जहां पर मैंने ये दो सेट्स कब इक्वल होते हैं इनकी मैंने जब डेफिनेशन लिखी थी, तो मैंने दोनों साइड एरो दिया था। इसका मतलब कि अगर x a में बिलोंग करेगा तो वो b में भी बिलोंग करेगा, और अगर वो b में बिलोंग करेगा तो वो a में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, तो आप कह सकते हैं कि a और b आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर जब मैंने सबसेट की डेफिनेशन दे रखी है तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि अगर x a में बिलोंग करेगा तो वो b में भी बिलोंग करेगा, तब आप कह सकते हैं कि a जो है वो b का सबसेट है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि b के सारे एलिमेंट्स भी a में बिलोंग करें। सबसेट के लिए सिर्फ एक ही तरफ की कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है कि अगर इस सेट में x बिलोंग कर रहा है तो वो इस सेट में भी अगर कर जाता है तो आप कहते हैं कि a b का सबसेट है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेशंस और कुछ लॉज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।